सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। सोचिए, सिनेमाई पर्दे का एक एंटी करप्शन हीरो यानी सुपरस्टार विजय अब तमिलनाडु के असली मुख्यमंत्री बन गए हैं। दशकों पुराना जो राजनीतिक एकाधिकार था वो टूट चुका है। लेकिन फिल्मों में डायलॉग बोलना और बड़े बड़े वादे करना एक बात है, और असल जिंदगी में राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाना बिल्कुल दूसरी बात। तो पर्दे के इस हीरो का असली दुनिया के अर्थशास्त्र से कैसे सामना होगा, चलिए डिकोड करते हैं। आज की इस चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले एक स्टार का नेता बनना, फिर हम चलेंगे उनके उस मेगा मैनिफेस्टो के अंदर, उसके बाद राज्य के वर्तमान खाते की सच्चाई जानेंगे, फिर हिसाब लगाएंगे इन वादों की कीमत का, और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारा गणित काम कर सकता है? तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक स्टार का नेता बनना, स्क्रीन से लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज तक का सफर। अब देखिए, विधानसभा की 234 में से 108 सीटें जीतना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। लेकिन जरा सोचिए, सरकार और मर्सल जैसी फिल्मों में जिस हीरो को पूरे करप्ट सिस्टम से अकेले लड़ते देखा गया था, अब उसी हीरो को असल दुनिया में एक ईमानदार प्रशासन चलाने की भारी भरकम चुनौती का सामना करना है। रियल लाइफ में तो बुराई पर जीत मिल गई, लेकिन रियल लाइफ का इम्तिहान बहुत कड़ा है, क्योंकि अब उन्हें उसी सिस्टम को फंड भी करना है और चलाना भी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। मेगा मैनिफेस्टो के अंदर एक कल्याणकारी विजन। टीवी के पार्टी का जो 95 पन्नों का चुनाव घोषणा पत्र है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। ये पूरा मैनिफेस्टो तिरुकुर्रल के सिद्धांतों पर टिका है: सदाचार, धन और आनंद। और वादे सुनिए, महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये, बेरोजगार स्नातकों के लिए सीधे 10,000 रुपये, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, साल में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर, दुल्हनों और नवजात शिशुओं के लिए सोने के सिक्के, स्कूली छात्राओं के लिए सालाना 15,000 रुपये, कृषि कर्ज माफी और एक बिल्कुल नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने का वादा। सच कहूं तो वादों की लिस्ट लिटरली बहुत लंबी और लुभावनी है। अब इन वादों को एक आम परिवार के चश्मे से देखते हैं, ताकि इसका असली इंपैक्ट समझ में आए। मान लीजिए एक परिवार है, माँ को हर महीने 2500 रुपये मिल रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को साल के 15,000 मिल रहे हैं, और बेरोजगार युवा को भत्ता भी मिल रहा है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली और सिलेंडर भी। मतलब एक ही परिवार को साल भर में लगभग 2 लाख रुपए तक का सीधा फायदा। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी को रातों रात बदल देने वाला कदम लगता है। लेकिन यहीं पर मिडिल क्लास के मन में एक गहरी दुविधा भी पैदा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मुफ्त सुविधाओं का भारी भरकम बोझ अंततः टैक्स या महंगाई के रूप में वापस उन्हीं पर आ गिरेगा? और यही दुविधा कहानी के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर ले आती है। आखिर इन सब का बिल कौन चुका रहा है? इतना पैसा आएगा कहां से? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे तीसरे हिस्से में। राज्य का वर्तमान खाता, एक वित्तीय हकीकत। इन नए वादों की कीमत जोड़ने से पहले तमिलनाडु की वर्तमान आर्थिक हकीकत यानी बेसलाइन को समझना होगा। इसके लिए PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के एकदम निष्पक्ष बजट डेटा का इस्तेमाल किया गया है। यहां कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं है, बस राज्य के वित्त की एकदम साफ और सटीक तस्वीर है। और ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। साल 2025-26 के अनुमान साफ दिखाते हैं कि राज्य की कुल कमाई लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपए है, जबकि उनका खर्चा देखिए 4.39 लाख करोड़ रुपए। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली स्थिति। कमाई और खर्च के बीच का ये भारी अंतर चीख चीख के कह रहा है कि राज्य का आर्थिक सिस्टम पहले से ही बहुत बड़े दबाव में है। बात यहीं खत्म नहीं होती। तमिलनाडु का जो बकाया कर्ज है वो पहले से ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP का 26.1% अनुमानित है। ध्यान रहे, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। कर्ज का ये स्तर काफी चिंताजनक है। एक और हकीकत देखिए जो सच में चौंकाने वाली है। राज्य की कुल कमाई का 62% हिस्सा कमिटेड एक्सपेंडिचर यानी प्रतिबद्ध खर्च में पूरी तरह लॉक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार जो भी कमाती है उसका 62% तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और पुराने कर्जों के भारी भरकम ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इतने विशाल नए कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राज्य के खजाने में जगह बचती ही कहां है? और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, वादों की कीमत, लोक लुभावन वादों का असली खर्च। जब इन नए वादों को आर्थिक विश्लेषण के तराजू पर तौला जाता है तो जो तस्वीर उभरती है वो लिटरली होश उड़ा देने वाली है।
मीडिया रिपोर्ट्स और वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि मैनिफेस्टो में बताए गए इस पूरे विजन को हकीकत में बदलने के लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 12 लाख करोड़ रुपए। चलिए इस गणित को थोड़ा और आसान बनाते हैं। पुरानी सरकारी योजनाओं और इन नए वादों का सीधा सीधा कंपैरिजन करते हैं। सिर्फ महिलाओं की सहायता राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने पर ही खजाने पर 21,000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुफ्त बिजली को 100 से 200 यूनिट करने पर 4000 करोड़ से ज्यादा का खर्च, और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने से भी करीब 4000 करोड़ का एक्स्ट्रा बिल फटेगा। मतलब केवल इन्हीं कुछ चुनिंदा योजनाओं को बढ़ाने भर से राज्य के खजाने पर तुरंत 42,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भार पड़ने वाला है। इस स्थिति को देखकर कई आलोचकों ने गहरी चिंता जताई है। डेली हंट की एक रिपोर्ट ने तो सीधे तौर पर कहा है कि ये क्लासिक सिनेमा शैली की राजनीति है, बड़े डायलॉग, उससे भी बड़े नंबर, लेकिन बैकएंड के गणित पर जीरो होमवर्क। सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि अगर बिना सोचे समझे इन वादों को लागू किया गया तो आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का इतना भयानक बोझ पड़ेगा जिसे संभालना शायद नामुमकिन हो जाए। तो फिर रास्ता क्या है? चलिए 5वें और आखिरी हिस्से पर चलते हैं। क्या ये गणित काम कर सकता है? खातों को कैसे संतुलित किया जाएगा? आखिर नई लीडरशिप इस विशाल खर्च को बैलेंस करने का क्या प्लान बना रही है? मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार के जो फालतू खर्च हैं उनमें भारी कटौती की जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प कदम उठाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय की स्थापना। प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में एआई के इस्तेमाल से सरकारी योजनाओं का रिसाव या लीकेज रुकेगा। लंबी अवधि में करोड़ों की बचत होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त हाईटेक बूस्ट मिलेगा। हालांकि भले ही पिछली सरकार से एक खाली खजाना विरासत में मिलने की बात कही जा रही हो, लेकिन नया प्रशासन रुकने के मोड में बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही ताबड़तोड़ फैसले किए। उन्होंने 200 मुफ्त बिजली यूनिट्स, महिला सुरक्षा स्क्वाड और एंटी ड्रग यूनिट्स के आदेशों पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका साफ मतलब है कि राज्य को अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं में बहुत तेजी से और बहुत बड़े बदलाव करने ही पड़ेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या तमिलनाडु एक बेहद दूरदर्शी आर्थिक मास्टर स्ट्रोक का गवाह बन रहा है, या फिर ये एक आने वाले बड़े कर्ज संकट की शुरुआत भरे? एक तरफ कल्याणकारी नीतियों का गजब का आकर्षण है, तो दूसरी तरफ राजकोषीय गणित की बेहद कठोर हकीकत। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह सारा गणित कैसे काम करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हर खबर के पीछे की हकीकत को समझते रहिए।